नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 22 सितंबर 2020 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ेंगे। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे प्रमुख हेडलाइन है उसका टाइटल है इंडिया कंसीडर्स रेसिप्रोकल स्टेप्स टू यूके's क्वारंटीन रूल्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत ब्रिटेन के संगरोध नियमों के लिए पारस्परिक कदम मानता है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को यहां कहा कि भारत यूनाइटेड किंगडम पर पारस्परिक उपाय लागू कर सकता है यदि लंदन वर्तमान संगरोध नीति को बनाए रखता है, जो भारतीय यात्रियों को टीकाकरण की स्थिति के बावजूद 10 दिनों तक चलने वाली संगरोध अवधि यानी क्वारंटीन पीरियड के अधीन रखता है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में उल्लेख किया कि टीकाकरण प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता का एक विकल्प था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर न्यूयॉर्क में अपने ब्रिटिश समकक्ष लिज ट्रस से मुलाकात के कुछ घंटे बाद यह टिप्पणी की। विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष ब्रिटेन के नए विदेश सचिव के साथ इस मुद्दे को दृढ़ता से उठाया है और मुझे बताया गया कि इस मुद्दे को हल करने के कुछ आश्वासन दिए गए हैं। और जैसा कि आपने देखा, मंत्री जी ने कहा कि इस मुद्दे को आपसी संतुष्टि के लिए जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। हमने अपने कुछ सहयोगी देशों को टीकाकरण प्रमाण पत्र या वैक्सीन प्रमाणन की पारस्परिक मान्यता का विकल्प भी दिया है, लेकिन ये पारस्परिक उपाय हैं। मुझे लगता है कि अगर जाहिर है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें देखना होगा कि यह कैसा चल रहा है। अगर हमें संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम पारस्परिक उपायों को लागू करने के अपने अधिकारों के भीतर होंगे। श्री श्रृंगला ने ऐसा कहा। उन्होंने संकेत दिया कि यूके की नीति कोविशील्ड के साथ टीकाकरण करने वाले लोगों पर 10 दिनों के संगरोध यानी कि क्वारंटाइन लगाने की नीति ने भारत में बने टीकों के संबंध में उस देश की नीति में अंतर प्रकट किया है। मूल मुद्दा यह है कि यहाँ एक वैक्सीन है कोविशील्ड, जो भारत में निर्मित यूके की एक कंपनी का लाइसेंस प्राप्त उत्पाद है। उन्होंने ऐसा बोला। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज जिसका टाइटल है असम नागालैंड सीएम्स होल्ड टॉक्स विद NSCNIM। चलिए इसे पढ़ते हैं। असम नागालैंड के मुख्यमंत्रियों ने NSCNIM के साथ बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नियुक्त असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को नागालैंड के दीमापुर में वरिष्ठ नागा चरमपंथी नेता थुइंग लेंग मुइवा से मुलाकात। श्री मुइवा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड या NSCNIM के इसाक मुइवा गुट के महासचिव हैं। 1 घंटे तक चली बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो डॉक्टर शर्मा के साथ थे। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। नई दिल्ली में श्री शाह से मिलने के 24 घंटे से भी कम समय के बाद असम के मुख्यमंत्री करीब दोपहर 12:30 बजे दीमापुर में उतरने के बाद मिस्टर रियो के निजी आवास पर गए। दोनों एक साथ नागालैंड पुलिस सुविधा में बैठक स्थल पर गए। बैठक के बाद डॉक्टर शर्मा पास के एक रिसोर्ट में गए और पूर्व खुफिया ब्यूरो के निदेशक AK मिश्रा और राज्य के भाजपा नेताओं के साथ अलग अलग चर्चा, जिसमें उप मुख्यमंत्री वाई पैटन, पार्टी प्रमुख हेमतेज यमुना अलोंग, नोंग कुमेर और कुछ मंत्री शामिल थे। श्री मिश्रा ने सोमवार को श्री मुइवा से मुलाकात की थी। बैठक के बाद NSCNIM के नेता R राइजिंग ने पत्रकारों से कहा कि किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करना अर्थहीन होगा जो नागाओं को उनके ध्वज और संविधान से वंचित करता है। दीमापुर रवाना होने से पहले डॉक्टर शर्मा ने गुवाहाटी में पत्रकारों से कहा यह एक राजनीतिक कारण के लिए एक नियमित यात्रा थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वह अनौपचारिक रूप से दिल्ली में 3-4 बार NSCIM नेतृत्व से मिले थे। नागा मुद्दे में डॉक्टर शर्मा की भागीदारी पर क्रिया करते हुए असम कांग्रेस ने सभी नागा एक प्रशासनिक छत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बसे हुए क्षेत्र। असम कांग्रेस अध्यक्ष उपेंद्र कुमार बोरा ने जानना चाहा कि डॉक्टर शर्मा ने श्री मुइवा के साथ किस हैसियत से बातचीत की और क्या मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा और मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए बिना ऐसा कर सके। साथ समाप्त।
अगला जिसका टाइटल है प्रोसेस टू इंडक्ट वुमेन इनटू एनडीए बाय मई 2022 गवर्नमेंट। चलिए इसे पढ़ते हैं। मई 2022 तक महिलाओं को एनडीए में शामिल करने की प्रक्रिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि मई 2022 में होने वाले सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में महिला कैडेटों को शामिल करने के लिए तंत्र का प्रस्ताव है। रक्षा मंत्रालय के एक हलफनामे में अदालत को बताया गया कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी मई 2022 में प्रकाशित होने वाली अपनी एनडीए परीक्षा अधिसूचना में महिलाओं को शामिल करेगा। सरकार एतद द्वारा स्पष्ट स्टैंड को रिकॉर्ड में रखती है कि महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से मौजूदा धाराओं में 3 रक्षा सेवाओं में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। एनडीए में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 2 बार आयोजित की जाती है। सरकार ने मई 2022 तक आवश्यक तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, यानी उस समय तक जब तक यूपीएससी को एनडीए में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए 2022 की पहली अधिसूचना प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। मंत्रालय द्वारा एक संक्षिप्त हलफनामे में ऐसा कहा गया। इससे पुरुषों के गढ़ माने जाने वाले एनडीए में महिलाओं के लिए पुरुषों के साथ ट्रेनिंग का रास्ता साफ हो गया है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिसके कारण महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन हुआ, यह दूसरी बार है जब अदालत ने सशस्त्र बलों को लैंगिक समानता की ओर अग्रसर किया है। 8 सितंबर को सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि एनडीए में महिलाओं को शामिल करने पर सशस्त्र बल पहले से ही विचार कर रहे थे। न्यायमूर्ति एसके कौल की अगुवाई वाली एक पीठ ने सशस्त्र बलों और सरकार से लैंगिक समानता के मुद्दों पर एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के बजाय इसे अप्राप्य छोड़ने और अदालत से हस्तक्षेप करने का आह्वान करने का आग्रह किया था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है एमिड AUKUS रो मोदी स्पीक्स विद मैक्रोन। चलिए इसे पढ़ते हैं। AUKUS विवाद के बीच मोदी ने की मैक्रो से बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ एक टेलीफोन कॉल पर बात किया, जिसने US, UK, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन AUKUS यानी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि AUKUS में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो US, UK और ऑस्ट्रेलिया का विरोध किया था, जिसने पनडुब्बियों पर पेरिस कैनबरा सहयोग को प्रभावी ढंग से मार दिया था। श्री मोदी और श्री मैक्रो ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग और इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने में भारत फ्रांस साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की समीक्षा की। अफगानिस्तान की स्थिति पर मेरे मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत में उन्होंने हिंद प्रशांत में घनिष्ठ सहयोग पर भी चर्चा की, पीएम ने ऐसा ट्वीट करके बताया। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है इंडियाज रिलीजियस मिक्स स्टेबल सिंस पार्टीशन प्यू स्टडी। चलिए इसे पढ़ें। विभाजन के बाद से भारत का धार्मिक मिश्रण स्थिति प्यू स्टडी। प्यू रिसर्च सेंटर के एक नए अध्ययन के अनुसार विभाजन के बाद से भारत की आबादी की धार्मिक संरचना काफी हद तक स्थिर रही है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ये दो सबसे बड़े धार्मिक समूह न केवल एक उल्लेखनीय गिरावट बल्कि प्रजनन दर में अभिसरण भी दिखा रहे हैं। भारत की दशकीय जनगणना और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHFS से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किए गए अध्ययन में 3 मुख्य कारकों पर ध्यान दिया गया जो आबादी की धार्मिक संरचना में बदलाव के लिए जाने जाते हैं। ये तीनों बदलाव हैं क्या क्या? पहले नंबर पर है प्रजनन दर, दूसरा प्रवास और तीसरा रूपांतरण। प्रजनन दर के संबंध में अध्ययन में पाया गया कि मुसलमानों जिनकी दर सबसे अधिक थी की दरों में भी सबसे तेज गिरावट आई है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। न्यूज का टाइटल है रिकॉर्ड पैडी यील्ड डिप इन ऑयल सीड लाइकली दिस खरीफ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इस खरीफ में रिकॉर्ड धान की पैदावार, तिलहन में गिरावट की संभावना। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार गर्मियों के सीजन जो कि खरीफ के हैं, इसमें
इस साल धान की रिकॉर्ड फसल पैदा होने की संभावना है, जिससे सीजन के लिए देश का खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 15 करोड़ टन का हो जाएगा। हालांकि तिलहन का उत्पादन पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम हो सकता है, विशेष रूप से मूंगफली और सोयाबीन की फसल, जो खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के लिए बुरी खबर हो सकती है। वहीं दूसरी ओर दलहन उत्पादन, विशेषकर तूर दाल की फसल में बढ़ोतरी से राहत मिल सकती है। अनुमान जारी करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन को किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों की दक्षता और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। कृषि आयुक्त एसके मल्होत्रा द्वारा एक आभासी प्रस्तुति के दौरान शीतकालीन रबी के मौसम में केंद्र ने तिलहन और दलहन दोनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज, जिसका टाइटल है कस्तूरी रंगन टू लीड सिलेबस पैनल। चलिए इसे पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम पैनल का नेतृत्व करेंगे कस्तूरी रंगन। केंद्र ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन को एक नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ विकसित करने के लिए जिम्मेदार 12 सदस्यीय संचालन समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त करके स्कूली पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए मसौदा समिति की भी अध्यक्षता की, जिसने एक नए एनसीएफ के विकास की सिफारिश की। शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि संचालन समिति को अपना काम पूरा करने के लिए 3 साल का कार्यकाल दिया गया है। आखिरी ऐसा ढांचा 2005 में विकसित किया गया था। यह देश भर के स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों, पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रथाओं के विकास के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा पाठ्य पुस्तकों को बाद में संशोधन नए एनसीएफ से किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एनसीएफ 2005 क्या था। एनसीएफ 2005 देश भर के स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों, पाठ्यक्रमों और शिक्षण प्रथाओं के विकास के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। चलिए आगे बढ़ें। वास्तव में संचालन समिति 4 ऐसे ढांचे विकसित करे जिनमें से प्रत्येक स्कूली शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, प्रारंभिक बचपन शिक्षा और वयस्क शिक्षा के पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करेगा। डॉक्टर कस्तूरी रंगन के अलावा पैनल में जिन अन्य लोगों ने एनईपी का मसौदा तैयार करने में मदद की थी, उनमें कर्नाटक ज्ञान आयोग के पूर्व सदस्य सचिव M.K. श्रीधर, आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति टीवी कट्टीमणि शामिल हैं। संचालन समिति के अन्य शिक्षाविदों ने जामिया मिलिया इस्लामिया कुलपति नजमा अख्तर, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर जगबीर सिंह और भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ मंजुल भार्गव शामिल हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी मूल के भारतीय मिशेल डेनिनो, जिन्होंने वर्तमान जल निकाय के साथ पौराणिक सरस्वती नदी की पहचान करने वाली पुस्तक लिखी है। नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन चांसलर के साथ संचालन समिति में भी हैं। महेंद्र चंद्र पंत, भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू के अध्यक्ष मिलिंद कांबले और गैर लाभकारी क्षेत्र से धीर झिंगरान और शंकर मारुवाड़ा भी पैनल का हिस्सा हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज टाइटल है VR चौधरी अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। चलिए इसे पढ़ते हैं। VR चौधरी बने वायुसेना के अगले प्रमुख। केंद्र सरकार ने मंगलवार को वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को अगला वायुसेना अध्यक्ष CAS नियुक्त किया। वर्तमान प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि सरकार ने एयर मार्शल VR चौधरी, जो वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख हैं, को अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। एयर मार्शल चौधरी को 29 दिसंबर 1982 को वायुसेना की लड़ाकू धारा में कमीशन किया गया था। उन्हें विभिन्न प्रकार के लड़ाकू और प्रशिक्षक विमानों पर 3800 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। एक एयर वाइस मार्शल के रूप में वह वायुसेना अकादमी के उप
कमांडेंट रहे हैं और सहायक वायुसेना अध्यक्ष का संचालन भी कर चुके हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज जिसका टाइटल है ट्रक ड्राइवर्स मस्ट हैव फिक्स्ड आवर्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ट्रक ड्राइवरों के लिए निश्चित घंटे होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को थकान के कारण सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एयरलाइन पायलटों की तर्ज पर ट्रक ड्राइवरों के लिए निश्चित ड्यूटी घंटे की वकालत की। मंत्री ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद में मनोनीत नए सदस्यों के साथ बैठक में इस मामले पर चर्चा की। परिषद को हर 2 महीने में एक बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया था। एक ट्वीट में श्री गडकरी ने यूरोपीय मानकों के अनुरूप वाणिज्यिक वाहनों में ऑन बोर्ड स्लिप डिटेक्शन सेंसर को शामिल करने की नीति का प्रस्ताव रखा। मंत्री ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्रियों और कलेक्टरों को पत्र लिखेंगे कि जिला सड़क समिति की बैठकें नियमित रूप से होती रहें। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली जिसका टाइटल है कंप्यूटिंग इज अप्लाइड टू ऑल प्रोफेशंस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कंप्यूटिंग सभी व्यवसायों पर लागू होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि संभावनाओं का पता लगाने और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए छात्रों को कंप्यूटिंग और डेटा विज्ञान में बहु अनुशासनात्मक और अंतर अनुशासनात्मक उच्च शिक्षा कार्यक्रमों से अवगत कराया जाना चाहिए। सोमवार को साई विश्वविद्यालय के साथ द हिंदू द्वारा आयोजित कंप्यूटिंग और डेटा विज्ञान में करियर पर एक वेबिनार में पैनलिस्टों ने कहा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय और MIT के छात्रों के लिए मिक्स एंड मैच लर्निंग मॉडल होना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय संस्थापक और कुलाधिपति KV रमानी ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाना है। हमने दुनिया भर में शीर्ष नामों के साथ एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है। हमारे 55% फैकल्टी अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर होंगे, बाकी आधे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाले भारतीय प्रोफेसर होंगे। साई विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति जमशेद भरूचा ने कहा कि विश्वविद्यालय पहला भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान है जो एक उदार स्नातक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कंप्यूटिंग विज्ञान और डेटा विज्ञान को एम्बेड करता है। इस समय और उम्र में कंप्यूटिंग सभी व्यवसायों पर लागू होती है और जीवन के सभी पहलू और डेटा हर जगह है। उन्होंने कहा कि छात्रों को कंप्यूटिंग द्विभाषी का अध्ययन कराने को मिलता है, जिसके साथ कोई कंप्यूटिंग और डेटा विज्ञान की भाषा सीखेगा और संगीत, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों जैसे अन्य विषयों का एक साथ अध्ययन करेगा ताकि गहन ज्ञान हो, संबंध और पैटर्न मिल सके। छात्र इन चीजों को मिलाकर नए डेटा सेट प्राप्त कर सके, उन्हें समझ सकते हैं कि नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उनका विश्लेषण कर सकते हैं। गणना द्विभाषियों के साथ छात्र डिजिटल तकनीक का उपयोग करके दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के तरीकों के साथ आ सकते हैं। प्रोफेसर भरूचा ने ऐसा कहा। डेटा साइंस मार्केट सालाना 30% की दर से तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल क्षेत्र के भीतर विकास और भी तेज है। इसका मतलब है कि अधिक डेटा बनाया जाता है और अधिक विश्लेषकों की आवश्यकता है। मास्टेक के संस्थापक, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशंक देसाई ने बताया कि भारत में डेटा विज्ञान पेशेवरों के लिए लगभग 1 लाख रिक्तियां थी। साई विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड S सदगोपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में हर फूल उस तरह से बढ़ सकता है तरह से वह बढ़ना चाहता है और सीधे जैकेट नहीं होगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है रोज ओवर चेंजेस टू मैरिज एक्ट। चलिए इसे पढ़ते हैं। विवाह अधिनियम में बदलाव पर विवाद। विधानसभा में पारित राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए एक विधेयक ने विवाद पैदा कर दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि यह बाल विवाह को मान्य करेगा। कांग्रेस सरकार ने कहा कि संशोधित प्रावधान नाबालिगों के विवाह संबंधों की स्थिति को बदले बिना पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाएंगी। संशोधन 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को अपनी शादी की जानकारी स्वयं प्रदान करने की अनुमति देता है। राज्य सरकार ने कहा कि संशोधन विधेयक बच्चों के कानूनी अधिकारों की रक्षा, कई विवाहों को रोकने और भरण पोषण और विरासत से संबंधित मामलों का ध्यान रखने के लिए लाया गया है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें मिलती हैं, वो भी फटाफट अंदाज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज जिसका टाइटल है
रेलवेज फॉलिंग फाउल ऑफ सीवीसी नॉर्म्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सीवीसी का उल्लंघन कर रहा रेलवे की सतर्कता निदेशालय के लिए एक बड़ा झटका क्या हो सकता है? प्रधान आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय भारत सरकार संजीव सान्याल ने कहा कि संगठन केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी दिशा निर्देशों के उल्लंघन में काम कर रहा है। रेलवे सूत्रों ने कहा कि प्रधान आर्थिक सलाहकार का नोट पूर्व में लिए गए फैसलों की वैधता और सतर्कता निदेशालय के लंबित मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित हजारों कर्मचारियों सहित अन्य अनियमितताओं से संबंधित मामलों पर सवाल उठाता है। सरकारी निकायों के युक्तिकरण और रेल मंत्रालय के लिए प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट में श्री सान्याल ने कहा कि केंद्र सरकार में रेलवे का सबसे बड़ा सतर्कता निदेशालय है, जिसमें 192 अधिकारियों सहित 1170 से अधिक कर्मचारी हैं, लेकिन प्रशासनिक ढांचा सीवीसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। सीवीसी ने 2001 में जारी अपने सर्कुलर में कहा था कि किसी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी बाहरी होना चाहिए। रेलवे में आंतरिक अधिकारियों के साथ पद पर नियुक्ति की जा रही है। वास्तव में भारतीय पुलिस सेवा से भरे जाने वाले निदेशक सतर्कता को छोड़कर रेलवे की सतर्कता निदेशालय में सभी पद आंतरिक हैं। इसके अलावा कई मामलों में इन सतर्कता अधिकारियों का कार्यकाल सीवीसी द्वारा अनुमति अवधि से अधिक होता है। यह सीवीसी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। श्री सान्याल की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ पैनल ने अपनी सिफारिशों में कहा कि रेलवे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सतर्कता निदेशालय सीवीसी दिशा निर्देशों का पालन करे। यदि कुछ भूमिकाओं के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आंतरिक नियुक्तियों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे पदों की पहचान की जानी चाहिए और स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए। रेलवे 12 लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। हालांकि सीवीसी के दिशा निर्देश यह निर्धारित करते हैं कि सीवीसी को एक निश्चित कार्यकाल के लिए अन्य मंत्रालयों से नियुक्त किया जाना चाहिए। वरिष्ठ उप महाप्रबंधक के पद पर आंतरिक रूप से पद को भरा जाता है। संगठन भ्रष्टाचार, धन के दुरुपयोग, आधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग और अन्य अनियमितताओं के आरोपों से निपटता है और वेतन वृद्धि को रोकने के लिए बर्खास्तगी के बीच दंड की सिफारिश करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समान कार्य करने वाले निदेशालयों का विलय करके रेलवे बोर्ड में निदेशालयों की संख्या 52 से कम की जाएगी। यह सिफारिश की गई थी कि यातायात परिवहन निदेशालय को यातायात वाणिज्यिक निदेशालय, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र, विरासत के साथ पर्यटन और खान पान, भूमि और सुविधाओं के साथ बुनियादी ढांचा और लेखा सुधार, वित्त, बजट, वित्त व्यय के साथ विलय कर दिया गया था। वित्त और लेखा निदेशालय के रूप में विलय कर दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है इंडियाज आर वैल्यू बिलो 1 इन मिड सितंबर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सितंबर के मध्य में भारत का आर मान 1 से विशेषज्ञों के अनुसार आर मान जो यह दर्शाता है कि कोविड-19 महामारी कितनी तेजी से फैल रही है, सितंबर के मध्य तक घटकर 0.92 रह गई। हालांकि कुछ प्रमुख शहरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में आर का मान अभी भी 1 से अधिक है, जबकि दिल्ली और पुणे में आर का मान 1 से नीचे है। प्रजनन संख्या या आर यह दर्शाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने व्यक्तियों को संक्रमित करता है। दूसरे शब्दों में यह दिखाता है कि एक वायरस कितनी कुशलता से फैल रहा है। महाराष्ट्र और केरल में भी आर का मान 1 से नीचे है, जो सबसे अधिक सक्रिय मामलों वाले इन राज्यों को बहुत आवश्यक राहत दे रहा है। अगस्त के अंत तक कुल आर का मान 1.17 था। यह 4 से 7 सितंबर के बीच घटकर 1.11 रह गया। तब से यह 1 के नीचे ही बना हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस चेन्नई के सीताभरा सिन्हा ने कहा कि यह एक अच्छी खबर है कि भारत का आर 1 से कम बना हुआ है, जैसा कि केरल और महाराष्ट्र में है। 2 राज्यों में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले हैं। श्री सिन्हा शोधकर्ताओं की एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो आर मान की गणना करती है। आंकड़ों के अनुसार मुंबई का आर मान 1.09, चेन्नई का 1.11, कोलकाता का
1.04 और बेंगलुरु का 1.06 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी रिकवरी रेट 97.75% है। साप्ताहिक सकारात्मकता दर 2.08%, 88 दिनों के लिए 3% से कम थी, ऐसा कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है ये टू सेंड वोटर गाइड इन ब्रेल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में मतदाता गाइड भेजेगा चुनाव आयोग। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने मंगलवार को ब्रेल में एक पत्र और मतदाता गाइड का अनावरण किया, जो नए नामांकित दृष्टिहीन मतदाताओं को भेजा जाएगा। यह घोषणा करने के लगभग एक महीने के बाद उन सभी नए पंजीकृत लोगों को एक व्यक्तिगत पत्र के रूप में प्राप्त होगा। नए मतदाताओं को पत्र का ब्रेल भाषा संस्करण और गाइड मंगलवार को सुलभ चुनावों पर एक आभास राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ईसीआई द्वारा जारी किया गया। अगस्त में ईसीआई ने कहा था कि वह नए पंजीकृत मतदाताओं को एक व्यक्तिगत पत्र, नैतिक मतदान के लिए प्रतिज्ञा और उनके मतदाता पहचान पत्र के साथ एक गाइड सहित एक स्वागत किट भेजेगा। सम्मेलन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सुखद और सम्मानजनक मतदान अनुभव की आवश्यकता है और सुलभ चुनावों के लिए नियम बनाते समय उनके सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। चुनाव आयोग के बयान में कहा गया कि वर्तमान में लगभग 77.4 लाख विकलांग लोगों ने मतदान के लिए पंजीकरण कराया था। बयान में कहा गया कि विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर भविष्य के चुनाव के लिए सुलभ चुनाव पर नीतिगत ढांचे और कारगर बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया गया है। तो इसी के साथ ये समाप्त। अगली न्यूज जिसका टाइटल सेंट्रल विस्टा 600 मोर वर्कर्स टू बी डिप्लॉयड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सेंट्रल विस्टा 600 और कर्मचारियों की होगी तैनाती। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा 600 और कर्मचारी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना में शामिल होंगे, जिसके 2022 में गणतंत्र दिवस परेड से पहले पूरा होने की उम्मीद है। काम की समीक्षा के लिए मंगलवार को साइट का दौरा करने वाले श्री पुरी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह परियोजना अगले साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए समय पर तैयार हो जाए। बारिश के कारण हुए इस समय की भरपाई के लिए 3400 कर्मचारी दिन रात साइट पर काम कर रहे हैं। एक सप्ताह में 600 और कर्मचारियों को कार्यबल में जोड़ा जाएगा, श्री पुरी ने एक ट्वीट में ऐसा बोला। सेंट्रल विस्टा सुधार परियोजना के हिस्से के रूप में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास इस साल की शुरुआत में शुरू किया गया था। इसमें आगंतुकों के लिए नई सार्वजनिक सुविधाएं, इंडिया गेट लॉन के नए भू निर्माण और वार्षिक परेड के लिए बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती। अगली न्यूज जिसका टाइटल है सार्क मिनिस्टर्स मीट अनलाइकली। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सार्क मंत्रियों की मुलाकात की संभावना नहीं। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क के सदस्यों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर होने वाली है। नेपाल सरकार के होने की संभावना जिसमें नहीं है। सार्क के वर्तमान अध्यक्ष ने ऐसी पुष्टि की है। यह समझा जाता है कि अफगानिस्तान के प्रतिनिधित्व पर असहमति के कारण बैठक रद्द कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सार्क विदेशी मंत्रियों की बैठक हाल के वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर आतंकवाद, अन्य मुद्दों के बीच मतभेदों के कारण विवादास्पद हो गई थी। सदस्यों के बीच प्रारंभिक समझ यह थी कि बैठक के दौरान अफगान विदेश मंत्री की कुर्सी खाली रहेगी। हालांकि भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में अफगानिस्तान के प्रतिनिधित्व का मुद्दा विवाद की हड्डी बन गया है। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल में सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय वैधता हासिल नहीं हुई है। तो इसके साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है एडीबी कट्स इंडिया 2021-22 ग्रोथ फोरकास्ट टू 10%। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एडीबी ने भारत के 2021-22 के विकास के अनुमान घटाकर 10% कर दिया। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को पहले के अनुमानित 11% से 10% तक घटा दिया है, जिसमें आर्थिक दृष्टिकोण
दृष्टिकोण पर नकारात्मक जोखिम हावी है। एडीबी यह भी देखता है कि बढ़ती इनपुट लागत मुद्रास्फीति को 5.5% की तेज गति से बढ़ा रही है, जो पहले अनुमानित 5.2% थी। जबकि कोविड-19 की दूसरी लहर ने एडीपी के अप्रैल के 11% विकास के पूर्वानुमान के बाद से वसूली को बाधित कर दिया था। बैंक को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था शेष 3 तिमाहियों में मजबूती से पलटाव करेगी और पूरे वित्तीय वर्ष में 7.5% से कम होने से पहले 10% की वृद्धि होगी। फिर भी आउटलुक के जोखिम नीचे की ओर झुकते हैं और मुख्य रूप से महामारी के विकास पर निर्भर करते हैं। एडीबी की माइक्रो इकोनॉमिक रिसर्च के निदेशक अब्दुल अबियाद ने द हिंदू को बताया, प्राथमिक जोखिम महामारी के आसपास केंद्रित है। जब तक हम इस बिंदु पर नहीं पहुंच जाते, हमारे पास वास्तव में व्यापक टीकाकरण है, तब भी देशों को नए सिरे से फैलने का खतरा है, क्योंकि डेल्टा संस्करण बहुत अधिक संक्रामक है। इसलिए दृष्टिकोण पर मुख्य जोखिम यह है कि यदि टीकाकरण व्यापक रूप से आगे नहीं बढ़ा है तो स्वास्थ्य प्रणाली तनावपूर्ण हो जाती है और सरकार को गतिशीलता पर फिर से प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होती है। यह स्वीकार करते हुए कि एडीबी का दृष्टिकोण भारतीय रिजर्व बैंक की तुलना में थोड़ा आशावादी था, जो अब इस वर्ष 9.5% की वृद्धि की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि हमने इसे अपने पहले के पूर्वानुमान से ज्यादा नहीं बदला, क्योंकि हमारे पास केवल वित्तीय वर्ष का 1/4 अभी था और व्यापक अनिश्चितता के साथ हम उस पर टिके रहना चाहते थे और देखना चाहते थे कि चीजें कैसे विकसित होती हैं। यह कि दूसरी लहर बहुत तेजी से बढ़ी लेकिन बहुत तेजी से घटी अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने की अनुमति देना एडीबी के आकलन के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारक था और कई प्रबंधक सूचकांक पीएमआई रीडिंग द्वारा समर्थित था, जो भारत के लिए अत्यधिक सकारात्मक पर स्विच कर चुका था। एडीबी ने 2021 के एशियाई विकास आउटलुक के अपडेट में कहा, चूंकि खपत केवल धीरे धीरे ही ठीक होगी, सरकारी खर्च और निर्यात इस साल की वृद्धि में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक योगदान देंगे। आदेशों ने सुझाया कि मजबूत बाहरी मांग ने अर्थव्यवस्था पर दूसरी लहर के प्रभाव को कम करने में मदद है। वैश्विक स्तर पर तेल की बढ़ती कीमतों और पेट्रोल और डीजल ईंधन पर उच्च शुल्क के साथ साथ दालों और वनस्पति तेल के लिए दोहरे अंकों में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पर भारत की मुद्रास्फीति में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराते हुए एडीबी ने कहा कि कम मानसून मुद्रास्फीति के दबाव को और बढ़ा सकता है। तेल और अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से उत्पादकों के लिए इनपुट और परिवहन लागत में और वृद्धि होगी, जो वे उपभोक्ताओं को देंगे। ये धक्का कारक और पिछले साल से लगातार उच्च हेडलाइन मुद्रास्फीति के दूसरे दौर के प्रभाव मुख्य मुद्रास्फीति को ऊंचा रखेंगे। उन्होंने ऐसी चेतावनी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज जिसका टाइटल है Amazon incurs $1.2 billion in legal fees to maintain India presence। तो चलिए इसे पढ़ें। भारत में मौजूदगी बनाए रखने के लिए Amazon ने ली $1.2 अरब की कानूनी फीस। यूएस ई कॉमर्स दिग्गज Amazon, जिसे भारत में अपने कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा भुगतान की गई कथित रिश्वत की जांच करने के लिए कहा जाता है, ने 2018 से 2020 के दौरान देश में उपस्थिति बनाए रखने के लिए कानूनी खर्चों में $8,546 करोड़ या $1.2 बिलियन खर्च किए। फर्म के सार्वजनिक खाता फाइलिंग अवगत सूत्रों ने कहा कि Amazon की संस्थाएं, जिसमें Amazon रिटेल इंडिया प्राइवेट भी शामिल हैं, के साथ ही साथ Amazon सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, Amazon ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, Amazon होलसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और Amazon इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 2018 से 2019 के दौरान भारत में 3,420 करोड़ और कानूनी शुल्क के रूप में 2019 से 2020 के दौरान 5,126 करोड़ का भुगतान किया। Amazon फ्यूचर ग्रुप के अधिग्रहण को लेकर कानूनी लड़ाई में फंस गया है और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जांच का सामना कर रहा है, जब कंपनी ने कानूनी शुल्क के मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। व्यापारियों निकाय आईटी ने दावा किया Amazon अपने राजस्व का 20% वकीलों पर खर्च कर रहा था, ऐसा संदिग्ध था। CAIT के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण
खंडेलवाल ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में कहा, कानूनी पेशेवर शुल्क के तहत खर्च गई बड़ी राशि स्पष्ट रूप से दिखाती है कैसे अमेज़न और उस सहायक कंपनियां भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने और हेर फेर करने के लिए अपनी वित्तीय ताकत का दुरुपयोग कर रही। इसी के साथ ही समाप्त। अगली न्यूज जिसका टाइटल है, अडानी टू टेक ऑन अंबानी, इन्वेस्ट $20 बिलियन इन ग्रीन एनर्जी। तो चलिए इसे पढ़ें। अंबानी से भिड़ेंगे अडानी, हरित ऊर्जा में करेंगे 20 अरब का निवेश। अपने बुनियादी ढांचा समूह की हरित दृष्टि का अनावरण करते हुए अरबपति गौतम अडानी ने मंगलवार को कहा कि उनका समूह अगले 10 वर्षों में अक्षय ऊर्जा उत्पादन और घटक निर्माण में $20 बिलियन का निवेश करेगा और दुनिया का सबसे सस्ता हरित इलेक्ट्रॉन का उत्पादन करेगा। Power2Energy समूह ने अगले 4 वर्षों में अपनी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना करने की योजना बनाई है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन में प्रवेश, नवीकरणीय ऊर्जा के साथ सभी डेटा केंद्रों को शक्ति प्रदान करना, 2025 तक अपने बंदरगाहों को शुद्ध कार्बन शून्य में बदलना और 75% से अधिक खर्च करना। हरित प्रौद्योगिकियों में 2025 तक पूंजीगत व्यय का, ऐसा उन्होंने कहा। JP मॉर्गन इंडिया इन्वेस्टर समिट में बोलते हुए अदानी समूह के अध्यक्ष ने कहा कि निवेश अक्षय ऊर्जा उत्पादन, घटक निर्माण, पोषण और वितरण में होगा। अडानी समूह की एकीकृत मूल्य श्रृंखला, हमारा पैमाना और अनुभव हमें दुनिया में कहीं भी सबसे कम खर्चीले हरे इलेक्ट्रॉन के निर्माता बनने की राह पर रखता है। उन्होंने कहा, भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी ने 3 वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा और हाइड्रोजन ईंधन में $10 बिलियन के निवेश की घोषणा के हफ्तों बाद यह घोषणा हुई। कई लोगों ने 24 जून की घोषणा को पेट्रोकेमिकल जार की भारत के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति श्री अदानी के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है, प्लान फॉर टाइटर ई कॉम रूल्स सेड टू फेस इंटरनल डिसेंट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सख्त ई कॉम नियमों की योजना को आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ा। अपने तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स पर नियमों को कड़ा करने की भारत की योजना आंतरिक सरकारी असंतोष में चली गई है। मेमो की समीक्षा रॉयटर्स शो द्वारा की गई है, जिसमें वित्त मंत्रालय ने कुछ प्रस्तावों को अत्यधिक और बिना आर्थिक तर्क के बताया है। मेमो उच्च दाव नीति निर्माण की एक दुर्लभ झलक पेश करते हैं, जो पहले से ही अमेज़न से वॉलमार्ट तक वैश्विक खुदरा दिग्गजों के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा समूह जैसे घरेलू खिलाड़ियों की विशेषता वाले बाजार को नियंत्रित करता है। ग्रांट थॉर्नटन द्वारा इस क्षेत्र का अनुमान 2025 तक $188 बिलियन का है। इंडियाज PLR चैम्बर्स के मैनेजिंग पार्टनर सुहान मुखर्जी ने कहा, वित्त मंत्रालय इस तरह की चिंताओं को उठाकर नीति पर फिर से विचार कर सकता है। भारत ने जून में अपने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्रस्तावों के साथ ई कॉमर्स की दुनिया को चौंका दिया, जिसमें फ्लैश सेल को सीमित करने, निजी लेबल ब्रांडों को बढ़ावा देने और ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑपरेटरों और उनके विक्रेताओं के बीच संबंधों की जांच बढ़ाने की मांग की गई थी। नियमों के लिए अभी तक औपचारिक कार्यान्वयन समय रेखा नहीं है। हालांकि विदेशी कंपनियों के कथित अनुचित व्यवहार के बारे में ईंट और मोर्टार खुदरा विक्रेताओं की शिकायतों के बाद नियमों की घोषणा की गई थी। उन्होंने टाटा समूह से भी विरोध किया है, जिसमें $100 बिलियन से अधिक राजस्व था, जो ई कॉमर्स विस्तार की योजना बना रहा है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है, DOT इश्यूज ऑर्डर फॉर सिम डिलीवरी एट डोर स्टेप। चलिए इसे पढ़ें। DOT ने दरवाजे पर सिम डिलीवरी के लिए आदेश जारी किया। दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया, जो ग्राहकों को एक नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और सिम को उनके दरवाजे तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। आधार या डिजी लॉकर में किसी भी योग्य दस्तावेज का उपयोग करके सत्यापन करने पर इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है, फर्टिलिटी रेट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स कन्वर्जिंग स्टडी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के मिलन की प्रजनन दर। विभाजन के बाद से भारत की जनसंख्या की धार्मिक संरचना पर एक नए अध्ययन में कहा गया है कि हिंदुओं और मुसलमानों के गिरते और परिवर्तित प्रजनन पैटर्न के कारण 1951 से जनसंख्या की समग्र धार्मिक संरचना में केवल मामूली परिवर्तन हुए हैं।
जिस वर्ष भारत ने इसका आयोजन किया था एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहली जनगणना। 1992 से 2015 तक मुसलमानों की कुल प्रजनन दर 4.4 से घटकर 2.6 हो गई है, जबकि हिंदुओं की संख्या 3.3 से घटकर 2.1 हो गई। यह दर्शाता है कि भारत के धार्मिक समूहों के बीच बच्चे पैदा करने में अंतराल पहले की तुलना में बहुत कम है। वाशिंगटन डीसी में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार आज भारत में औसत प्रजनन दर 2.2, जो कि आर्थिक रूप से उन्नत देशों जैसे अमेरिका 1.6 की तुलना में अधिक थी, लेकिन 1992 में 3.4 और 1951 5.9 की तुलना में बहुत कम थी। यद्यपि भारत के सभी प्रमुख धार्मिक समूहों के लिए विकास दर में गिरावट आई थी, धार्मिक अल्पसंख्यकों ने मंदी में पहले के दशकों में हिंदुओं को पीछे छोड़ दिया था। 1951 और 1961 के बीच मुस्लिम आबादी में 32.7% की वृद्धि हुई, जो भारत की 21.6% की समग्र दर से 11% अधिक है, लेकिन यह अंतर कम हो गया था। 2001 से 2011 तक मुसलमानों 24.7% और भारतीयों 17.7% के बीच वृद्धि में अंतर 7% अंक था। भारत की ईसाई आबादी सबसे हालिया जनगणना दशक में 3 सबसे बड़े समूहों की सबसे धीमी गति से बढ़ी। 2001 और 2011 के बीच 15.7% की वृद्धि हुई, जो कि विभाजन के बाद के दशक में दर्ज की गई दर 29% की तुलना में बहुत कम है। निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में भारत में प्रत्येक प्रमुख धर्म ने अपनी संख्या में वृद्धि देखी। प्रतिशत के संदर्भ में 1951 और 2011 के बीच मुसलमानों की जनसंख्या 4.4% बढ़कर 14.2% हो गई, जबकि हिंदू 4.3 अंकों की गिरावट के साथ 79.8% हो गए। लेकिन सभी 6 प्रमुख धार्मिक समूह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन पूर्ण संख्या में बढ़े हैं। इस प्रवृत्ति का एकमात्र अपवाद पारसी हैं, जिनकी संख्या 1951 और 2011 के बीच 1,10,000 से घटकर 60,000 हो गई। दिलचस्प बात यह है कि भारत कुल 1,200 मिलियन आबादी में से लगभग 8 मिलियन प्रमुख 6 धार्मिक समूहों में से किसी से संबंधित नहीं थे। इस श्रेणी के भीतर, जिसमें ज्यादातर आदिवासी लोग शामिल थे, सबसे बड़ा समूह सरनाओं लगभग 5 मिलियन अनुयायी का था। के बाद गोंड 1 मिलियन और साड़ी धर्म 5,10,000 थे। यह देखते हुए कि बेटियों पर बेटों की प्राथमिकता समग्र प्रजनन क्षमता में एक भूमिका निभा सकती है, अध्ययन में कहा गया है कि लिंग चयनात्मक गर्भपात ने 1970 और 2017 के बीच स्वाभाविक रूप से अपेक्षित की तुलना में 20 मिलियन लड़कियों की अनुमानित कमी का कारण बना, और यह प्रथा मुसलमानों और ईसाइयों की तुलना में भारतीय हिंदुओं में अधिक आम है। यह सावधानी बरतते हुए कि धर्म प्रजनन दर को प्रभावित करने वाला एकमात्र या यहाँ तक कि प्राथमिक कारक नहीं है। अध्ययन में कहा गया है कि मध्य भारत में महिलाओं में अधिक बच्चा पैदा होते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 3.4 और 2.7 की कुल प्रजनन दर दिखाई देती है। तमिलनाडु और केरल में क्रमशः 1.7 और 1.6 के TFR के विपरीत है। धार्मिक संरचना में परिवर्तन के चालक के रूप में प्रवास के संबंध में अध्ययन में कहा गया है कि 1950 के दशक से प्रवासन का भारत की धार्मिक संरचना पर केवल मामूली प्रभाव पड़ा है। भारत में रहने वाले 99% से अधिक लोग भी भारत में पैदा हुए थे, और भारत छोड़ने वाले प्रवासियों की संख्या 3 से 1 अप्रवासियों से अधिक है। मुसलमानों को की हिंदुओं की तुलना में भारत छोड़ने की अधिक संभावना है, जबकि मुस्लिम बहुल देशों से भारत में अप्रवासी अनुपातहीन रूप से हिंदू हैं। अध्ययन ने भारत के अनिर्दिष्ट अप्रवासियों की अनुमानित संख्या पर भी संदेह व्यक्त किया। यह देखते हुए यदि आसपास के देशों के लाखों मुसलमान वास्तव में भारत में चले गए थे, तो जनसांख्यिकीय अपने मूल देशों के डेटा में इस तरह के बड़े पैमाने पर प्रवास के सबूत देखने की उम्मीद करेंगे, और पलायन का यह परिणाम स्पष्ट नहीं है। धार्मिक रूपांतरण का भी भारत की समग्र संरचना पर एक नगण्य प्रभाव पड़ा है। 98% भारतीय वयस्क अभी भी उस धर्म के साथ पहचान कर रहे हैं जिसमें उनका पालन पोषण हुआ था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती। अब हम पहुंच चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है रूरल एंड नीट। तो इस डेटा पॉइंट में यह दिखाया गया है कि जब से नीट होना शुरू हुआ है, तब से लेके अभी तक तमिलनाडु
के स्टूडेंट्स का एमबीबीएस की सीटों पर प्रवेश अपेक्षाकृत कम हो गया है, क्योंकि वहाँ के जो स्टेट बोर्ड लैंग्वेज है वो तमिल लैंग्वेज है और नीट में एडमिशन सीबीएसई की तर्ज पर होता है, जबकि तमिलनाडु के ही शहरी बच्चों का प्रवेश वहाँ पर अधिकाधिक हो रहा है, पर वो भी पहले की तुलना में काफी कम हो गया है। यहाँ पर नीचे ग्राफ में दिखाया गया है कि हर राज्य के प्रत्येक पीएससी और सीएससी रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में डॉक्टरों की कितनी वैकेंसीज हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं जहाँ पे कंपेयर किया गया है 2015-16 और 2019-20 के बीच के डेटा को, जो कि पैरामीटर्स हैं परसेंट ऑफ तमिल मीडियम स्टूडेंट्स एंटरिंग एमबीबीएस, परसेंट ऑफ स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स एंटरिंग एमबीबीएस, परसेंट ऑफ रूरल स्टूडेंट्स अलॉटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस, परसेंट ऑफ रिपीटर्स एंटरिंग एमबीबीएस, परसेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एमबीबीएस ग्रेजुएट। तो यहाँ पर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे ध्यान से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।